मैं शुरुआत करने के पहले ईस्टर की सभी क्रिश्चियन भाइयों को शुभेच्छा देता हूं और शुभकामना भी देता हूं। उसी सिलसिले में लेके आज कार्डिनल से हम लोग मिलने आए थे। उनको महाराष्ट्र की राजनीति जो है उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी। मैं हमेशा उनसे मिलता रहा हूं, चाहे वो मणिपुर का इशू हो या किसी चर्च पर अटैक हो, किसी नन पर हो, किसी फादर पर हो, किसी बिशप पर हो, तो उसके सिलसिले में बार बार मैं आके उनसे मिलता था। तो आज भी उसी सिलसिले से मैं मिल रहा हूँ। नई जो उभरी हुई शक्ति है उसकी मैंने उनको जानकारी दी है कि मराठा समाज में से जरांगे पाटिल जो है एक नई फोर्स आ रही है और वो सेक्युलर पार्टियों के साथ है, बीजेपी के खिलाफ है। और उसके बाद जो है वो दूसरी बातचीत वहाँ पर हुई, ऐसा मैं ये कहता हूँ कि जिसको दोनों के बीच की बातचीत थी, इसलिए पब्लिक करना कोई जरूरत नहीं है। सर, आप कह रहे थे आपने उनसे समर्थन मांगा है? नहीं, मैं चर्च का भी समर्थन नहीं देता, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि उनका ही प्रोडक्ट हूँ मैं, इसलिए चर्चेस की मर्यादा तक कहाँ तक है और कहाँ नहीं है। और ये रोमन कैथलिक्स की एक अलग से संगठना होती है और वो कभी राजनीति में दखलंदाज नहीं करते, ना सोशल इशू में वो वहाँ पर इंटरफियर करते, वो तो खाली जानकारी रहते हैं उसकी। सर, पर अगर धार्मिक गुरुओं से आप मिलने जा रहे हैं और वो भी इस पार्श्वभूमि पर जब लोकसभा चुनाव नज़दीक है, उस पैरामीटर्स पर अगर देखें तो आपने पहले कहा कि उनसे मिलकर उनका आशीर्वाद ले या उनका सहयोग, और उसके साथ साथ आप महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में यदि अगर चर्चा करते तो इसे किस तरह से देखा जाए और आने वाले दिनों में कैथलिक समुदाय का समर्थन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो, इसी रणनीति के साथ आज आपकी ये मुलाकात रही क्या? तो मैंने जैसे कहा कि ये जो नई फोर्सेस आ रही है महाराष्ट्र में, जिसकी उनको जानकारी चाहिए थी, उस जानकारी को मैंने उनके पास ये किया है। अब इंटरनल उनका डिस्कशन क्या होता है, उनका डिसीजन क्या होता है, ये तो मैं तय नहीं कर पाऊँगा। जो होगा वो मेरे ख्याल से इसलिए मैंने पहले भी कहा कि इलेक्शन में वो दिखेगा कि उनका डिसीजन क्या हुआ है, उसका तय क्या हुआ है। लेकिन जहाँ तक मेरी हम लोगों की जानकारी है, मतलब इस संस्था से मैं कहूँ कि मेरी कार्डिनल स्कूल से ही शुरुआत हुई है, इसलिए ये कभी भी राजनीति में या सामाजिक नीति में सहयोग नहीं करते, ना लेते हैं ना देते हैं। महाराष्ट्र में थर्ड फ्रंट दिख सकता है क्या, और उसमें आप प्रमुख भूमिका में रहेंगे क्या? देखिए, आज शाम को जरांगे पाटिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि उन्होंने एक अहम सवाल अपने कार्यकर्ताओं और सकल मराठा समाज जो है उनसे कहा था कि क्या हम लोग राजनीति में हिस्सा ले या ना ले। तो आज मेरे ख्याल से जगह जगह जहाँ मीटिंग हुई है उनका मेरे ख्याल से विवरण आएगा और 5 बजे मेरे ख्याल से वो डिक्लेयर करेंगे, शायद वो इलेक्शन में हिस्सा बने या ना बने उसका। तो उनका जब तक निर्णय नहीं होता तब तक मेरे ख्याल से किसी और चीज़ की बात करना उचित नहीं, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन मान लो अगर यहाँ उनका निर्णय आता है कि अपन राजनीति में भूमिका ले और अपना जो फॉलोअर है उसको डायरेक्शन दे, तो मैं यहाँ जितने भी राजनीतिक दल, सेक्युलर राजनीतिक दल जो है, कि जो पहले से मैं इनसे कह रहा था कि जरांगे पाटिल एक पॉलिटिकल फैक्टर बना हुआ है, चाहे वो सोशल फैक्टर हो, लेकिन वो पॉलिटिकल फैक्टर बना हुआ है, उसको हम लोग ने रिकग्नाइज़ करना चाहिए और उसके साथ पे संबंध रखना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, वो तमाम राजनीतिक दल जो है वो स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है कि जरांगे पाटिल एक राजनीति के माध्यम से एक फैक्टर बन चुका है, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं उनसे यही कहूँगा कि भैया जितने जल्दी आप इस फैक्टर को मानोगे उतना मैं समझता हूँ कि इनके लिए भी अच्छा होगा और पॉलिटिकल सिस्टम के लिए भी अच्छा होगा। और एक बात ये भी कहा गई है पहले आप कहते हैं कि एमवीए में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन एमवीए के कई नेता फ्रेंडली फाइट की बात करें। मैं तो वही पहले से ही कह रहा था कि इनका गठबंधन जो है वो गठबंधन नहीं है।
ये अभी इनका जो है फ्रेंडली फाइट, मतलब जहाँ इनकी ताकत है यहाँ पर किसी को वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ ये बता रहे कि हमारी फ्रेंडली फाइट नहीं है, वहाँ मैं समझता हूँ चाहे वो शिवसेना हो, कांग्रेस हो या एनसीपी हो, उनके पास कैंडिडेट नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है। और उसकी वजह यह है कि ये गए 25 सालों में पार्लियामेंट्री सीट एक ही सीट लड़ रहे हैं, जो सीट इनको मिलती है वही सीट पे लड़ रहे हैं, बाकियों की सीट पे ये लड़ नहीं रहा है। 25 साल कोई कार्यकर्ता रुकता नहीं है, वो संगठन छोड़ के जाता है। और इसलिए ये जो कह रहे हैं कि भी हमारा अंडरस्टैंडिंग हुआ है, मैं ये कहूँगा कि अगर इनका अंडरस्टैंडिंग इसी बात पर है कि भाई हमारा उम्मीदवार वहाँ नहीं है, हमारी ताकत नहीं है वहाँ पर, इसलिए आप लड़िए, ये इनकी अंडरस्टैंडिंग है। सर आप और एक भी और जहाँ इनकी ताकत है वहाँ पर फ्रेंडली फाइट है। सर ऐसा भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस जो है वो फ्रेंडली फाइट की बात कर रही है, संजय राउत इसको डिनाई कर रहे हैं, एनसीपी शरद पवार की वो इसको डिनाई, कांग्रेस के ज्यादातर नेता फ्रेंडली फाइट की बात कर रहे हैं। क्योंकि जो डिफरेंसेस है वो कांग्रेस और शिवसेना में है। एनसीपी जो है वो अपना भी पत्ता नहीं खोल रही है, ऐसा मैं कहूँगा। उनका भी और शिवसेना के साथ में कई सीटों पे तालमेल नहीं है। सर एक जगह आप थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं जो हमको दिख रहा है कि बनेगा, और साथ ही साथ क्या अभी भी उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि तीनों घटक दल है जो एमवीए के, वो चाहते हैं कि आप एमवीए में आए, चाहे वो बाला साहब थोरात हो, पृथ्वीराज चौहान हो, संजय राउत भी कल तक स्टेटमेंट यही दे रहे हैं कि संविधान को बचाने के लिए आप एमवीए में ज़रूर आएंगे। तो क्या थर्ड फ्रंट की ओर जा रहे हैं या एमवीए के लिए नहीं, कुछ hopeful है? मैंने जैसे कहा कि भी आज शाम को अगर जरांगे पाटिल के यहाँ का फैसला होता है कि वह राजनीति करनी चाहिए, तो मैं वही कह रहा हूँ कि भैया ये सब जन मिलके जरांगे पाटिल एक पॉलिटिकल फैक्टर बन चुका है। इसको एक्सेप्ट करके उसको साथ में लेके एक नई पहल हो सकती है। तो वहीं एक आरोप भी लग रहा है कि 2019 के जैसे डिवीजन ऑफ वोट हुआ, अगर जो देखा गया, जिसके चलते मैं आज कहूँगा कि 2019 में ये बी टीम थे, हम बी टीम नहीं थे, क्योंकि हमने उस वक्त भी कहा था कि 12 सीटों पर जो है सिलसिला आप दीजिए, लेकिन नहीं दिया है। आज भी जो हमने कहा था कि भी हम कांग्रेस हमारे साथ बैठे ना बैठे, 7 सीटों पर हम उनको सपोर्ट करेंगे। 2 सीटों पर जो हम लोग सपोर्ट कर चुके हैं। मेरे हिसाब से हर पॉलिटिकल पार्टी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसको इज्जत देना पहले सीखना चाहिए, ना किसी पार्टी पर आरोप करना होना चाहिए। आरोप के अगर सिलसिला चलता रहा तो मैं समझता हूँ कि मैं जितना साफ़सूफ हूँ उतना कोई राजनीतिक नेता साफ़सूफ नहीं है। अगर एक दूसरे के अगर पोल खोलते रहे ये तो मैं समझता हूँ कि बचेगा कोई नहीं है। चलो मैं एक किस्सा बताऊँगा कि नरसिम्हा के वक्त में हम लोग ने सुखराम को टारगेट बनाया था। उन्होंने हमसे बुला के कहा, मतलब जो हम लोग यंग टर्क्स थे उनसे बुला के कहा तुम ज़ोर से इसको चिल्लाओ और ज़ोर से इसको उठाओ। तो हमने कहा प्राइम मिनिस्टर कह रहा है तो उठाओ इसको। तो हम लोग ने पूरी तौर से उठाया। सुखराम बाद में मंत्री नहीं रहे, सब गए। बाद में उन्होंने हमको खाना खाने पे बुलाया और जो 2 लाख रुपए उसके मिले थे वो कांग्रेस पार्टी ने उसको 2 लाख रुपए दिए थे। ये बाद में भी सिद्ध हो चुका था। लेकिन एक बात उन्होंने हमको समझाई वहाँ पर कि मैंने आपको चिल्लाने से रोका नहीं, उसकी वजह से कि एक सुखराम जो है चले गया तो दूसरा सुखराम आ सकता है। लेकिन ये सिलसिला अगर आपका चलता रहा आरोपों का, तो आप राजनीतिक नेताओं को ख़त्म करोगे। तो मैं इनसे ये कह रहा हूँ कि भैया आरोप करना बहुत आसान है। मतलब उस 30 साल की उम्र में नरसिम्हा राव ने हमको सिखाया उस समय। वो बात मैं आज दोबारा दोहराता हूँ, भैया किसी पर भी आरोप करना है, आरोप करना बहुत आसान है, उसकी छवि बिगाड़ना बहुत आसान है, लेकिन उसके जगह दूसरा पैदा करना वो आसान नहीं है।
इस बात का सोच लो आप। सर एक आखिरी सवाल, 1700 करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस कांग्रेस को मिला है, वहीं राहुल गांधी कहते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इन्हीं इंस्टीट्यूशन को सबक सिखाया जाएगा और ये टेररिज्म किया देखिए, जा रहा है। मैं ये कहूँगा कि राहुल गांधी ने अपना जो है गुस्सा जो है या जो गलत हो रहा है उसको एक सही ढंग से रखना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस जो है वो चलती रहेगी, इंस्टीट्यूशन इस्तेमाल होती रहेंगी। उन्होंने यही कहना चाहिए कि भैया 1700 करोड़ का अगर इनकम टैक्स आया है तो मान लो 30% 1700 करोड़ हो गए, तो 70% जो है वो इनकी आमदनी होनी चाहिए, तब जाके ये होगा। तो उन्होंने ये कहना चाहिए भैया बीजेपी पहले इस बात को बताए कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी अकाउंट्स हैं उस कांग्रेस पार्टी के अकाउंट में कम से कम 8000 करोड़ है। वो 8000 करोड़ कौन से अकाउंट में कितने कितने हैं आप उसका विवरण दीजिए। आपको लोगों को जो है वो आगाह करना होगा और सिखाना भी होगा, दोनों चीज़ है। क्योंकि लोगों को लगता है यार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इनके पास पैसा होगा इसलिए 1700 की नोटिस आई, तो ये क्यों चिल्ला रहे, क्यों बौखला रहे। लेकिन 1700 की नोटिस गलत है, ये कांग्रेस पार्टी जानती है, आम जनता नहीं जानती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये मांगना चाहिए भाई 1700 करोड़ की आपने नोटिस भेजा है तो इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी का 8000 या 10,000 करोड़ इनकम है। मोटिवेटेड है कह रहे हैं। देख, बात सही है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्होंने ये चैलेंज देना चाहिए बीजेपी को कि भाई तुम 8000 या 10,000 कांग्रेस पार्टी का इनकम है, क्योंकि ये वाइट इनकम है, तो ये बैंकों में होगा, तो आप बैंकों के अकाउंट बसाइए, उनके पेपर्स आप जो है वो पब्लिकली दीजिए। झूठ का झूठ और पानी का पानी सीधे हो जाएगा, लोग इनके खिलाफ जाएंगे। ये इंस्टीट्यूशंस के मतलब मैं समझता हूँ कि स्ट्रैटेजिकली इनको बीजेपी को जवाब देना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ।